जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं मैथ का मॉक टेस्ट। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। रेलवे में स्पेशल ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये रेलवे, पुलिस, ये इसी के लिए है और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एग्जाम के लिए नहीं है। बाकी ठीक ठाक है। आपको अगर रेलवे का एग्जाम देना है तो इस टाइप के क्वेश्चन से अनभिज्ञ नहीं रहना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लाए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है, ठीक है। तो चलिए आपसे हम देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि जब हम आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट कराने आए तो आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, समय नहीं खराब करेंगे कि बाकी हम जो भी आपसे बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। चलिए मॉक टेस्ट देखिए। मॉक टेस्ट के लिए पहला से लेके आखिरी में 20 क्वेश्चन तक जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्वेश्चन एकदम अपने में लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फाई की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी प्रैक्टिस करना नहीं सही है। तो हम आपको सारी एकदम इजी से लेकर के मॉडरेट से लेकर के हाई जो भी क्वेश्चन जैसे ही बनते हैं रेलवे के सारे टॉपिक को कवर किए हैं। और ऐसे ही आप हमारे साथ एकदम जुड़ करके प्रैक्टिस करते रहिए। आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बेहतर से एकदम बेहतरीन हो जाएगी। आप खुद ही आप जांच सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। आप खुद भी अगर रेलवे का एग्जाम दिए होंगे कभी, तो आप क्वेश्चन देख करके आपको ऐसा भी नहीं लगेगा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको अब देखेंगे, आप क्वेश्चन को देख करके भी अनजान नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और यही, आप ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और सिर्फ हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। देखिए क्या है कि यहाँ पे कहा है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 के गुणनखंडों की संख्या निकालने का क्या होता है कि पहले तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। आप देखिए कभी भी आपको अगर 4200 दे दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो तरीका होता है उसका तो क्या होता है कि इसको एलसीएम मेथड से आपको, जैसे पहले हम एलसीएम निकालते थे ना, 2 से घटाते थे, जितने से करता हुआ चला जाता था। तो हम इस तरीके से परीक्षा में नहीं करेंगे। परीक्षा में करने के लिए कुछ हमें लॉजिक और ट्रिक की आवश्यकता होती है जो हमारा समय बचाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो दिया है 42, हम छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। 4200 है तो 42 को और 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये 42 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहें तो क्या होगा, 42 का निकालेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 6 होता है। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 3 है, समझिएगा, 7 गुणे 3 गुणे 2, ये हम 42 के लिए लिख दिए, ठीक है। और ये हम 100 के लिए क्या लिख सकते हैं, 100 के लिए लिख सकते हैं क्या, 25 चौके 100, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 2 और 25 चौके 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को, सबसे अभाज्य वाली संख्या को निकालेंगे। यहाँ पे देखिए अभाज्य निकल गया है तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, 7 की पावर 1 बन रहा है। पूरे संख्याओं को ये क्या है, सबके सब गुणा में है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि गुणे 3 की पावर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। 5 की पावर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। गुणे 5 की पावर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। उसके बाद 2 की पावर, ये देखिए 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। अब देखिए, अब हमें गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है कि जो भी पावर होते हैं ना उसमें एक एक करके गुणा करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पे 7 की पावर कितना है, 1 है, तो हम 1 + 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है तो यहाँ पर भी 1 + 1 लिखेंगे, 1 + 1, ठीक है। या आप साथ डायरेक्ट इसको डायरेक्ट समझिएगा। डायरेक्ट कैसे समझेंगे कि 7 की पावर 1 है तो हम क्या लिखेंगे, एक में इसमें 1 और ऐड कर लेंगे, 2 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 3 की पावर कितना है, 1 है, तो 1 और ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा। गुणे यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 है ना, तो इसमें 1 और ऐड करके कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और गुणे यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो +1 ऐड करके लिखेंगे कितना, 4। अब ये जो हमारी संख्या होगी यही इनके गुणनखंडों की संख्या होगी। 2 दूनी 4, 12 चौके 48। जो देखिए 4200 के गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 48। ये जो 48 आया, कैसे आया, आप लोग ये प्रोसेस को देखिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और पीछे करके फिर से देखिए, ठीक है। हमने बहुत ही सरल तरीका से समझाया आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी
हमारा नंबर सिस्टम से है। तो देखिए क्या कहा है कि 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली बात तो स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है? अंकित मान वो वही होता है जो संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू होता है। जैसे ये जो 10 हो गया, 10 का अंकित मान क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। 5 हो गया, 5 का अंकित मान कितना होगा? 5 होगा। 6 का क्या अंकित मान कितना होगा? 6 होगा। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि अंकित मान क्या होता है? स्वयं वही संख्या ही अंकित मान होती है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो 9 है, 9 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान देखिए क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब क्या है? ये होता है संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो हम पढ़ेंगे इसको क्या? 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख कैसे लिखेंगे? 2 के आगे 5 शून्य। फिर उसके बाद क्या है? 29,000, फिर 29,000, 2 लाख, 2 लाख कितना लिखेंगे? 29,000 लिखे या इसी को लिखेंगे 2 लाख। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 20,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 9, 9 को क्या लिखे? 9 के आगे कितने अंक हैं? मतलब ये 9,000 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? 9,000। फिर क्या है? 300, 300, फिर क्या है? 0 है, तो इसको हम 0 0 लिखेंगे। इसके बाद क्या है? 1 है, ठीक है। ये होता है संख्या। तो हम इसको ये आपको समझाने के लिए बताए हैं, आपको सॉल्व करने के लिए ये नहीं करना है। आपको जिस संख्या का कहा गया है बस उसी संख्या को देखना है। तो कैसे देखेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है कि 9 के स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9 का स्थानीय मान जो होगा, ध्यान दीजिए 9 का जो स्थानीय मान होगा कि 9 लिखेंगे, 9 लिखने के बाद जितने अंक बचे हैं उसके आगे उसमें हम 0 लिखेंगे, ठीक है। 9 का जो स्थानीय मान होगा कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है? 9 का स्थानीय मान तथा 9 के अंकित मान। अभी आपको हम बताएं अंकित मान क्या होता है। 9 का अंकित मान कितना होगा? 9 होगा, और इनका अंतर जो होगा 9 घटा करके हम निकाल लेंगे। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना? 9, 9, और यहाँ पे 8, 89, 91। तो देखिए 89, 91 कौन सा है ऑप्शन हमारा? ऑप्शन बी सही है। देखिए ये भी परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ के आ जाएंगे। तो हम आपको कि कोई भी आसान क्वेश्चन छूट ना जाए, इस तरीके का हम अपना प्रैक्टिस सेट लाए हैं ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर पाए। आप परीक्षा में 30 में से 30, 20 में से 20, 15 जो भी है, 25 में से 25 जितने आए टोटल, आउट ऑफ टोटल। देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, यही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसी में आपका स्कोर एकदम 100% गारंटी के साथ होता है। बाकी और सब में तो थोड़ा बहुत कम बेसी गलत सही हो जाता है, इसमें एक्यूरेसी और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैथ और रीजनिंग में आपका क्वेश्चन ना छूट पाए, इस तरीके का हम लोग प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहा है कि मोहन एक दिन 60 कमाता है और दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है, ठीक है। और वह तीसरे दिन फिर से 60 कमाता है और चौथे दिन 50 खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो किस दिन वह खर्च करने से पहले उसके पास 200 होंगे? ये इस टाइप के, देखिए ये सब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन से अभी क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, आप इस तरीके से भी तैयार रहिएगा। तो देखिए इसमें रीजनिंग लगा है और मैथ भी लगा है। कैसे लगा है? देखिए पहले दिन उसने क्या हुआ, पहले दिन क्या किया कि वो 60 रुपये कमा के आया, फिर दूसरे दिन क्या किया, वो दूसरे दिन क्या किया, 50 रुपये खर्च कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में वो कितना बचाया, कितना कमाया है, 2 दिन में उसकी सेविंग कितनी हुई है? 10, क्योंकि 60 कमाया था, 50 खर्च कर दिया। ये 2 दिन में वो 10 बचा रहा है, 2 दिन में वो 10 बचा रहा है। कह रहा है कि किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 होंगे। खर्च करने से पहले मतलब वो कमाने के बाद उसके पास 200 हो जाएंगे, तो खर्च करने से पहले 200 होंगे। तो 200 होने के लिए हम जानते हैं कमा कितना रहा है। एक दिन में वो जब कमा रहा है कितना कमा रहा है? 60 कमा रहा है, 60 कमा रहा है, फिर उसके बाद खर्च कर रहा है ना। तो कमा रहा है 60, तो वो 60 तो 200 में से तो वो 60 कमाया ही रहेगा। तो 200 में से 60 कमाया रहेगा तो कितना हो जाएगा? 140 बच रहा है। ये जो 140 है वो कितने दिनों में कमाएगा? यही हमसे पूछा है कि वो 140 रुपये वो कितने दिन में कमा रहा है। ये 60 रुपये तो वो कमा लेगा बिना खर्च, कमाने के बाद वो खर्च। पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि ये 140 रुपये कितने दिन लगेंगे इसको। तो हम देख रहे हैं कि 2 दिन में वो 10 रुपये कमा रहा है, 2 दिन में वो 10 रुपये बचा रहा है। तो 140 रुपये बचाने में उसको कितना समय लगेगा? 14 दूना 28। समझ रहे होंगे कि 10 रुपये का, देखिए इसी में अगर 10 रुपये है तो यहाँ पे अगर हम 14 करें, मतलब इसमें 14 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 14 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, तब ये जाके ये 140 हो रहा है तो यहाँ भी 14 का गुणा करना पड़ेगा।
तो 14 दूना 28 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 28 दिन में तो वो 140 रुपये कमाएगा। ठीक है, 28 दिन में वो 140 रुपये कमाएगा और अगले दिन वो 60 रुपये कमा लेगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे? अगले दिन अगर वो 28 के बाद वो 29वें दिन वो 60 रुपये कमा लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। यही हमसे पूछा है कि उसके बाद 200 रुपये खर्च करने से पहले कितने दिन में होंगे, तो हम कह सकते हैं वो कितने दिन में हो जाएंगे? 29 दिन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें देखिए एक रीजनिंग था। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन इस तरीके का बनता है और ये लेकिन ये मैथ में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो इसके लिए एक सीधा सीधा फार्मूला होता है। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है कि n-1/2 सबसे अगर एक बार हाथ मिला रहे हैं तो ये वाला फार्मूला बनता है। ये क्या बनेगा? ये टोटल मिलाया गया हाथ। तो यहाँ पे देखिए इस वाले फार्मूले पर रख करके आंसर निकालेंगे सीधा, इसमें कुछ भी नहीं है। कहा है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्ति यन क्या है? यन व्यक्तियों की संख्या होगी। तो यहाँ से हमारा कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे और 40 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 39/2। ठीक है, 2 से 1 कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 20 बार और 39 दूना कितना होता है? 78। ठीक है, 39 दूना 78 होता है और 780। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? बी। मतलब ये अगर सबसे हाथ मिलाएंगे तो 780 बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि कभी भी क्रिकेट मैच मान लेते हैं कि 10 टीम है, 10 टीम अगर है सबसे एक बार खेलना चाहें तो कितनी मैच होगी? तो यानी कि स्थान पे क्या रखेंगे? हम 10 रखेंगे। 10 गुणे 9, 10 में से 10 जाएगा मतलब 10 - 1 बटे टोटल के बटे 2 से घटेगा ये 5 बार में और ये जाएगा 9 बार में। 9 बचे 45। अगर सबसे खेलेंगे तो 45 मैच होगा अगर 10 टीम है तो। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, n-1/2। ठीक है, ये कब है? एक बार। अगर कह दे कि 2 बार करना है तो हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा, n-1 हो जाएगा सीधा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? देखिए ये रेलवे में किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन छूटा हो। किसी भी शिफ्ट में आप जब भी एग्जाम रेलवे का देखिएगा, आप कोई भी सेट प्रीवियस ईयर सेट मारिएगा, अगर आपको ये भिन्न वाले फ्रैक्शन से ये वाला क्वेश्चन अगर रेलवे छोड़ दे तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कोई भी सेट नहीं है जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन छुड़ा हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको कुछ ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक क्या होती है इसकी? देखिए या तो हम क्या कर ले कि हमें ये भिन्न में से बड़ा छोटा छांटना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पहले ही बात दिमाग में ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि या तो हम क्या कर ले, सबका हर बराबर कर ले। कुछ भी करके अगर हम हर बराबर कर ले तो हर अगर बराबर हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। यहाँ हमसे पूछा है कि सबसे छोटी कौन सी है। देखिए एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि इनका जो डिफरेंट है वो बराबर हो जाए। अगर वो बराबर हो जाए तब भी हम क्या करेंगे कि जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। हम ये 2 तरीका इसमें लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो बराबर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसको आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 7 और 8 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ पे 7 और 10 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 5 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो अब देखिए इसको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे? अब देखिए हम क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पे हम सबको बराबर करना चाहते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए इन चारों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 6 हो रहा है, 6 में भाग देंगे 1 का तो कितनी बार जाएगा? 1 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ये, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 6 का गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा यहाँ पे सब दोनों में इस वाले पूरे फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 6 का गुणा करने के बाद क्या होगा? देखिए 6 × 42, ठीक है, और 6 × 48, 6 × 48। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अंतर 6 का आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी संख्या बी वाली देखते हैं। बी वाले में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 3 है तो इनका एलसीएम हम कितना लिए थे? 6 लिए थे ना। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हम दोनों ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। करके देख लीजिए क्या होगा? 7 दूनी 14, ठीक है, और 10 दूनी 20। तो देखिए यहाँ पर भी अंतर कितने का आ गया?
6 का आ गया। इसी प्रकार इसको भी चेक करेंगे, इसमें भी हम देख रहे हैं 1 है तो 6 का गुणा कर देंगे। इसमें भी सी वाले में देखेंगे तो 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। तो देखिए यहाँ भी हम देख रहे हैं अंतर कितने का आ गया, 6 का आ गया। हम यहाँ से हम देखिए सबका 6 बना लिए, तो यहाँ पर भी अब बना ही लेते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो ये अंतर 6 का बन जाएगा। 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 सते 21। देखिए 15 और 6 का अंतर भी 6 होगा। आप देखिए यहाँ पे सारा अंतर समान हो गए। आपको हम बताए थे जब अंतर समान हो जाए तो आपको बस चेक करना है कि कौन सा भिन्न का अंश बड़ा है। जो अंश बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा, वही वो सबसे बड़ा होगा। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे 14 है, 18 है और 15 है और 42 है। ठीक है, तो हमारा जो देखिए ये ऑप्शन बी था, ये ए था और ये सी था और ये डी था। तो हम देख रहे हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है वो सबसे छोटा बन रहा है, 14/20 यही सबसे छोटा है, बाकी सब क्या है 14 से बड़े हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। तो हम इस सबको मिटा रहे हैं। बस आपको सिर्फ ये जानना है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सबसे बड़ा कौन था, हम यहाँ से 7×6=42 देख रहे थे। तो देखिए ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ से जब एलसीएम निकाल लेना है तो बस भिन्न को ही चेक करना है। 6×42 देखिए ऐसे ही आप चेक कर लेना। 42 बी वाले का बन रहा है 2 से 7 दूनी 14 और इसका बन रहा है 6 त्रिक 18। देखिए हमने अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। और यहाँ पे 3 बचे 15। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ से हमें असेंडिंग डिसेंडिंग बनाना हो तो बना सकते हैं। यहाँ से देखिए 14, 15, 18 और 42। ठीक है, देखिए बस अब यही जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है छोटा होगा, बस और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। ये इसमें देखिए हम आपको लॉजिक सिखाना चाहते थे, आप क्या क्या कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये वाला जो लॉजिक से बढ़िया हो जाएगा कि आप हर बराबर कर लें। ठीक है, कभी कभी आपको हर बराबर करना आसान हो जाएगा। जैसे हमसे अगर यही डायरेक्ट पूछा होता बनाने के लिए इसमें और इसमें, तो हम सिर्फ हर बराबर कर लेते, हो जाता। हर बराबर करने के लिए क्या होता कि अगर हमें इन दोनों में सिर्फ चेक करना होता तो सिर्फ हम 2 से गुणा कर लेते ऊपर नीचे। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा 8 बन जाता, ये हमारा 8 है, ये है, बस अब चेक कर लेते 3 दूनी 6 हो रहा है और ये 7 हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सी से बड़ा होगा। बस हम ये चेक कर लेते हैं। हम आपको इसीलिए दोनों तरीका समझा दिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये रेलवे इस बार बहुत लोगों को डिस्टर्ब किया था। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे। तो इसको सॉल्व करना है, वो कैसे करना है, आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज क्या होना है, शांत और अशांत होता क्या है, पहली बात तो ये जान लीजिए। शांत अशांत जैसे आपको अगर हम कह दें कि 1 में 5 का भाग देंगे तो हमारा कोई भी संख्या होगा, ये देखिए क्या जाएगा 0 के बाद दशमलव, उसके बाद ये लग जाए 10, 5 से कट जाएगा 2 बार, ये कितना हो रहा है 0.2। इसके बाद ये शांत हो जा रहा है, मतलब इसके बाद ये आगे नहीं जा रहा है। और कभी कभी आपको दे दे कि 1/3। अब इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करेंगे 0 लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे, ये 10 हो गया, 3 तुक्का 9, फिर ये 1 बचेगा, फिर 3 ऐसे ही 3 लगातार आता रहेगा। तो ये अगर लगातार आता रह रहा है तो उसे बोलेंगे हम अशांत। इसको बोलेंगे शांत दशमलव, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। बस इसी से ये क्वेश्चन बना है। तो हमको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या कब शांत होगी और कब अशांत होगी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पास बस एक फार्मूला समझ लीजिए या एक की पॉइंट समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे बढ़िया चीज होता है कि देखिए क्या होता है, इसका रूल यही होता है कि नीचे अगर 2 है या 5 है, 2 है या 5 है या दोनों है, तभी वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। इसके अलावा और कोई भी संख्या होगी, ठीक है, और कोई भी संख्या अगर हो रही है वो अशांत होगी। इसके बाद इसको आप समझ लीजिए, नीचे हमेशा 2 या 5 होना चाहिए या 2 या 5 का गुणनफल होना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, या दोनों साथ में होना चाहिए या एक एक अलग अलग हो, तो वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बस इसको आपको रट लेना है। जैसे आपको हम समझाते हैं एक उदाहरण दे करके, उदाहरण यही देना है कि जैसे मान ले कि 1/6 है, ये हमें चेक करना है कि ये शांत होगा कि अशांत। तो हम यहाँ से कुछ नहीं चेक करेंगे, हमें भाग देखे तो हम चेक ही कर ही सकते हैं। एक चीज और चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमेशा नीचे सिर्फ 2 या 5 बचना चाहिए। 2 या 5 बच रहा है तो वो शांत होगा, या इसके अलावा और भी कोई संख्या नीचे बच रही है वो संख्या
शांत नहीं होगी, वो अशांत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए 1 बटा हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 3 लिख रहे हैं। ये 3 ऊपर कटने लायक है? नहीं कटेगा, 3 यहाँ पे बचा ही रह जाएगा। तो ये संख्या हमेशा क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम चेक करें कि 1/8 1/8 ये शांत है कि अशांत है, तो यहाँ चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 1 बटे क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 के अलावा और कोई नहीं आ रहा है, मतलब 2 या 5 हम आपको बताए थे 2 होना चाहिए नीचे या 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है, सिर्फ 2 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। मतलब ये संख्या आगे जाकर कटने के बाद कुछ दशमलव के कुछ अंक जाने के बाद ये पूरी तरह से कट जाएगी। तो 8 को आप चेक करेंगे, तो 8 को अगर हम एक चेक करते हैं तो देखिए चेक कैसे करेंगे कि 1/8 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.8 से एक बार जाएगा, बच रहा है 8 एक का 8, बच रहा है 20, फिर 8 दूनी 16 और उसके बाद क्या बच रहा है 8 पंचे 40.125। देखिए इसके बाद वो संख्या पूरी तरह से कट गई है। तो हम यहाँ से यही देखिए हमें को, उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि अगर आपको आ जाए कि 1/5 आ जाए, तो आप 5 को चेक करेंगे तो ये भी हमारा जानते हैं 0.2 होता है। ये क्या है? शांत दशमलव है, मतलब ये कट जाएगा। बस आपको हमको यही समझाना था। अब बाकी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका ये कंफ्यूजन या जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए कैसे होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन को समझिएगा, ये तो हम आपको उदाहरण से समझा रहे थे। अब देखिए क्या होता है कि ये देखिए क्या है 57 और 20 120। 57 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 57 120, इसको हम या तो कटा ले तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 से कट रहा है, ये कट रहा है 19 और ये कट रहा है 3 चौके 12, 40 बार जा रहा है। ठीक है, तो हम देखिए अब ये हमारा भिन्न क्या बन गया 19 बटे 40। 40 को हम क्या लिख सकते हैं कि 8 गुणे 5। अब ये 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। तो नीचे हमारा क्या होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए। हमसे पूछा क्या आ गया कि कौन इनकी में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। आपको हम बताएं नीचे 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 या 5 होना चाहिए। तो देखिए हमारा 2 या 5 है, या दोनों होना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, शांत। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ये वाली संख्या अशांत होंगी कि नहीं, इसको आपको समझा देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये देखिए ये है हमारा 61 हो रहा है और नीचे बन रहा है 110। 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 10 और कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया है 11 ये कटने लायक नहीं है, तो हमारा नीचे कुछ भी ये 10 कुछ भी बने 5 गुणे 2 बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पे 11 बच जा रहा है। ये 11 भी कट जाता अगर, तो हमारा संख्या क्या हो जाता, शांत हो जाता। लेकिन ये 11 आ गया है, 11 आ गया है तो हमारा ये क्या बनेगा, शांत नहीं होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। इसी तरीके से 47 को चेक करेंगे। 47 को भी हम देखिए यहाँ पे देखिए 25, इसको लिख सकते हैं क्या, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का 150। अगर गुणनखंड करें तो ये 5 की पावर 2, यहाँ पे 3 गुणे 2, यहाँ पर देखिए 5 और 2 तो कट जाएगा, ये जो 3 आ रहा है 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 43 को चेक करेंगे। 43 भी क्या हो रहा है, 43 बटा 140। 140 को हम लिख सकते हैं क्या, 140 को लिखते हैं 7 दूनी 14 और उसके बाद 10। 10 में क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है और 1 2 पहले से था और गुणे 7 था। 2 और 5 तो कट जाए, 2 और 5 अगर रहता सिर्फ तो ये शांत हो जाता, लेकिन इसके साथ में ये 7 है और ये 7 ऊपर कटने लायक नहीं है। ऊपर से अगर ये 7 किसी तरीके से या नीचे से 7 अगर हट जाए तो वो संख्या शांत हो जाती, लेकिन 7 नहीं हट रही है तो वो संख्या शांत नहीं होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो आप पीछे करके चेक करिएगा, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपको। बाकी अगर आपको और भी कुछ डाउट रह जाता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके कमेंट बॉक्स को बहुत ही गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी टाइम एंड वर्क से आ गया है, टाइम एंड वर्क से आ गया है। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को छोटा करते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। कहा है कि ए और बी, देखिए ए और बी मिल करके कितने दिन ले रहे हैं, 40 दिन में। ठीक है, बी और सी कितने दिन ले रहे हैं, 56 दिन ले रहे हैं।
और कह रहा है कि जबकि सी और ए एक साथ उसी कार्य को 70 दिन में ले रहे हैं, सी प्लस ए कितना दिन ले रहे हैं 70। ये तो हमारा ऐसे समीकरण बन जाता है, जो दिया है हमने उसको लिख लिया है। उसके बाद क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कुछ काम मान लेंगे। काम कैसे मानते हैं, आप लोग जानते हैं कि इन तीनों का एलसीएम ही हमारा क्या मान लेते हैं, काम, ताकि आसानी से हमें यहाँ से इनकी क्षमता निकल जाए। क्षमता निकालना हमें तो पहले क्षमता पता चलना चाहिए, तब हम सी का निकाल सकते हैं टाइम। ठीक है, टाइम हम निकाल सकते हैं, अगर हमें क्षमता पता चल जाए तो हम सी का अकेले टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है, 40, 70 और 56 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, देखिए 56 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 7, ठीक है, कितना लिख सकते हैं 8 गुणे 7, और 40 को लिख सकते हैं 8 गुणे 5। तो यहाँ पे हम इसको रख दिए तो हमारा बन गया, इन दोनों का एलसीएम तो हो गया। अब ये 70 बन रहा है, 70 को बनाने के लिए क्या होगा, तो हमारा ये जो 70 कटने के लिए 7 से 7 तो कट जाएगा, 10 5 दूनी 10, तो हमारा एलसीएम ठीक है। अब हम इसको एलसीएम मान सकते हैं। तो जो हमारा एलसीएम होगा 40, 56, 70 का एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 7 छंग 42, 420, ठीक है, 420 क्या होगा इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम 420 हो गया, इसको हम वही लिखे रहे हैं तभी सही है, आसानी रहेगा क्षमता निकालने के लिए। 8 गुणे 7 गुणे 5, ठीक है, तो यहाँ से 8 पंचे 40 बचा कितना क्षमता 7। आप समझ रहे होंगे कि हम अगर क्षमता निकालना है तो वर्क में से टाइम से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क था और इनका टोटल टाइम दिया गया है। अगर हम बी प्लस सी का क्षमता निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, 8 7 56, 8 7 कट के सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पे 70 निकालना, 7 निकल जाएगा, 5 यहाँ पे 7 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 5 और 7 तो कट रहा है, बच रहा है 2, 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए प्लस सी का जो क्षमता निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक है, हमें यहाँ से अलग अलग क्षमता निकल गया, हमें निकालना किसका है, सी का, हमें निकालना किसका है, सी का। अगर हम सी का क्षमता निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ये इनको सबको जोड़ते हैं तो हमारा कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, बी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सब 2 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ से 7 5 12 4 16 हो जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। यहाँ से सी का निकालना चाहे तो ए प्लस बी का माइनस करना पड़ेगा। ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 7 है, तो यहाँ पे सी का जो क्षमता होगा, सी का जो क्षमता होगा, ए प्लस बी टोटल का क्षमता कितना है, 8 है, उसमें से ए प्लस बी का क्षमता माइनस करेंगे तो सी का क्षमता निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 निकल के आएगा। जो सी का क्षमता है कितना है, 1 है। सी का क्षमता 1 है तो हमें कह रहा है कि उस कार्य को अकेले सी पूरा करने में कितना समय लेगा, तो हम यहाँ से गुणा करके इनको भी निकाल लेंगे। तो सी का क्षमता जो निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया है, 70 दिन ले रहा था, तो सी का क्षमता निकल के आया है 4, सॉरी सी का क्षमता निकल के कितना आया, 1 निकल के आया। तो ये सी का क्षमता अगर 1 निकल के आया तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 8 गुणे 7 गुणे 5 है। ठीक है, इसको 1 से भाग देना है तो हमारा ये सी का वर्क टाइम निकल के आएगा, सी द्वारा टाइम निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 8 पंचे 40, 7 छंग 42, 420। सी को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बी और सी उसी कार्य को 56 दिन में। ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती हुई है क्या। ए प्लस बी 40 दिन में, बी प्लस सी 56 दिन में, सी और ए 70 दिन में। तो इनका एलसीएम होगा 8 पंचे 40, देखिए 40 को कटाने के बाद ये 7 बच रहा है, 56 को कटाने के बाद 8 7 56 बच रहा है 5, ठीक है, 7 से कटाएंगे, 7 10 में 70, 7 कट रहा है, बच रहा था 10, 10 में से 5 ये कट रहा है, बच रहा है 2, 2 से 4 बार। ये सही है, यहाँ तक तो सही है बिल्कुल। और क्या हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 7 5 12, 12 4 16, ये 8 हो जाएगा। हमारा आंसर सही है। ये ऑप्शन गलत दिया गया है, ऑप्शन गलत दिया गया है। ये या तो ऑप्शन गलत दिया है या क्वेश्चन में यहाँ से पूछा होगा कि अकेले पूरा नहीं, आधा आधा काम करने के लिए कितना समय लगा होगा, ऐसा क्वेश्चन बना होगा। इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है, नहीं तो क्लियर हो जाता। आधा काम करने में पूरा, आधा अकेले आधा करने में कितने दिन लगेंगे, तो ये 420 दिन तो लग रहे थे जब पूरा कर रहा था। आधा करते तो आधा इसको लगा देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 210। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन, ये रियल में क्वेश्चन का डाटा है, परीक्षा का डाटा है, परीक्षा में सेम टू सेम यही पूछा गया है। तो आपको कभी कभी अगर आपका ये हिंदी वाले में ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो
अब एक बार इंग्लिश वर्जन को पढ़कर देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। आपको पहले भी प्रीफर कर दिया गया था, टर्म एंड कंडीशन दे दिया गया होता है कि जब भी आपका कभी क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश दोनों में से प्रीफर करना होगा, क्वेश्चन किसी का मान्य होगा, दोनों में से अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो इंग्लिश का ज़्यादा मान्य होगा, तो इंग्लिश वाले को देख करके सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, M1D1 फार्मूला होता है, देखिए M1D1 और W1, या अगर घंटा भी दिया है तो H1 बराबर क्या होता है, M2D2 और H2 बटे W2। W1 W2 क्या है, वो कार्य है। तो ये वाले फार्मूला को कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, कहा कि 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी 24.5 टाइम ले रहे हैं, ठीक है, कितना लेना है, 24.5 दिन में बना सकते हैं, कितना, एक दीवार, और ऐसी ही 5 दीवारें, कितनी दीवारें बनानी है, 5 दीवारें बनाने के लिए, और 49 दिन लग रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, 49 दिन। तो कितने व्यक्ति चाहिए, बस हमसे पूछा है, बस इस समीकरण को सॉल्व करना है। 24.5 से कटाएंगे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 6 बार कटेगा, 6 पंचे 5 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 30, मतलब कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आंसर नंबर बी होगा, सही होगा। कुछ नहीं करना था, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला आपको अगर याद है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा मिश्रण से दिया है। तो कहा है कि 10% युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। पानी की मात्रा क्या हो जाए, 20%। तो हमें देखिए, पहले तो आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व होगा, सबसे आसान तरीका रेशियो मेथड होता है। तो रेशियो मेथड 10% का रेशियो क्या बनेगा, ये देखिए, अगर किसी भी कह दिया है कि 10% पानी है और वो मिश्रण क्या है, दूध और पानी का, इसमें सिर्फ क्या है, दो ही चीज है, दूध है और पानी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा, दूध होगा। ये अगर वाटर है तो ये मिल्क होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये कितने हो जाएगा, 1 और 9 का हो जाएगा। और क्या बोला है कि अंतिम में कितना होना चाहिए, 20% पानी होना चाहिए। अगर 20% पानी हो जाएगा तो 80% क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो आएगा 2 से 1, 2 1 का 2, 2 चौके 8, 1 और 4 का। तो हमें 1 और 9 से 1 और 4 बनाना है, 1 और 4 बनाना है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या चीज स्थिर रखी गई है, इसमें मिलाया क्या गया है, पतला करने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जा रहा है। यहाँ पे दूध को नहीं छेड़ा गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, पानी को मिलाया गया है। तो हमारा जो यहाँ पे ये वाटर था, वाटर को और ये मिल्क था, तो मिल्क को हमें क्या करना है, बराबर करना है। मिल्क को बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 9 है, दोनों कंडीशन में हमारे बराबर होने चाहिए, या तो 4 ही हो दोनों में या तो 9 हो। तो 9 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हम 4 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 9 का गुणा कर दें तो यहाँ पे भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा वाटर दूध है वो बराबर हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ये हमारा बराबर हो गया है। अब हमसे पूछा गया कितने लीटर दूध को मिलाया गया है। तो मिश्रण पहले कितना था, पहले मिश्रण कितना था, 16 लीटर था। तो देखिए हम 16 लीटर, पहले शुरुआत में 16 लीटर था, तो हम 9 चौके 36 और 4 40 यूनिट का मान, ठीक है। ये आपको समझ में आया रहा होगा कि ये पहले वाला मान है। देखिए हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो देखिए इसको करने के बाद क्या बन रहा है, पहले ये बन रहा था कितना, 4 और 36, मतलब पहले इनका रेशियो 4 और 36 का था, बाद में कितना हो गया है, 9 और 36 का, ठीक है। 36 और 4 कितना हो रहा है, 40, और इस 40 यूनिट का मान दिया है 16 लीटर। हमसे पूछा है कितना यूनिट बढ़ा है, कितना यूनिट बढ़ा है, ये बढ़ा कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए 40 यूनिट का मान अगर 16 है तो 40 दहा में, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 4 से कटा दें
तो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 यूनिट बराबर 4, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2, मतलब 2 लीटर। 4 लीटर, ये 16 लीटर था तो 40 यूनिट था। 10 यूनिट के लिए 4, 5 यूनिट के लिए 2 लीटर। तो जो हमारा यहाँ पे निकालना कितना था, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया, 2 लीटर। और यही हमसे पूछा गया है। मतलब इस समय इस घोल में अगर 2 लीटर पानी मिला लिया जाए तो ये इसमें पानी की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब इस वाले को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। आप रेशियो मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पिछली क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, जो कि कहा है कि कुल मिला के बनता वही चीज, उससे कोई अंतर नहीं है। आपको हम इस क्वेश्चन में समझा रहे हैं, फिर से समझिएगा कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। ठीक है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर बन जाता है, और शेष भाप बन जाता है मतलब वो 1 लीटर पानी उड़ जाएगा, भाप बनेगा तो वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6% चीनी था कब, जब मिश्रण था 5 लीटर। ठीक है, कब था, जब 5 लीटर था। तो अब ये 5 लीटर से कितना हो गया है, 4 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर वो भाप बन के उड़ गया है। ठीक है, ये 4 लीटर हो जाएगा। 6% चीनी पहले कितना था, 6% था। 6% था तो 94% क्या हो जाएगा, 94% जो होगा वो पानी हो जाएगा, क्योंकि ये मिश्रण जो है वो क्या है, चीनी और पानी का है। ठीक है, तो हम यहाँ से कटाएंगे तो ये जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा दशमलव, और ये 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 47। 3 और 47, 47 और 3 मिला के कितना हो रहा है, 50। 50 यूनिट का मान हमारा कितना है, 5 लीटर, क्योंकि ये पहले वाला है। ठीक है, 5 लीटर होगा तो 50 लीटर 50 यूनिट होगा ना। तो हम अब बाद में जब ये 1 यूनिट 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर बराबर कितने यूनिट के बराबर होगा, 1 लीटर वो 10 यूनिट के बराबर होगा। 1 लीटर जो है वो 10 यूनिट के बराबर होगा, तो 4 लीटर हमारा लास्ट में कितना बच रहा है, 4 लीटर। तो 4 लीटर जो होगा वो कितने, 10 के 40 यूनिट के बराबर होगा, 40 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, 40 यूनिट के बराबर होगा। तो हमारा जो यूनिट, यहाँ पे देखिए यूनिट जो है वो हम चेक करेंगे, ये 40 यूनिट हमारा बच रहा है अंतिम में ना। ठीक है, ये हमारा जो अंतिम में बच रहा है वो 40 यूनिट बच रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि चीनी का मात्रा निकालना हो। चीनी का मात्रा पहले कितना था ये निकालना है। अगर ये निकल जाए तो हम आसानी से लगा सकते हैं। 50 यूनिट में 3 यूनिट क्या था, चीनी था, जब ये 50 यूनिट था। तो चीनी जो होगा अब भी वो 3 यूनिट होगा, क्योंकि चीनी में ना तो बढ़ाया गया है ना तो घटाया गया है। तो 3 चीनी जो है वो 40 में से 3 क्या, पहले वो 50 टोटल 50 होता था, 50 में से 3 यूनिट का था, चीनी था, तो हमारा 6% बन रहा था। इसी तरीके से अब जब लास्ट में 40 यूनिट पूरा टोटल मिश्रण बच रहा है, टोटल 40 में से 3 यूनिट जो है वो चीनी है। अब इसको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता प्राप्त होगा, देखिएगा 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15, 15/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7.5%। तो जो अब जो चीनी का मात्रा होगा वो कितना हो जाएगा, 7.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ नहीं करना था, पहले हमें चेक करना था कि 6% चीनी है, तो 94% क्या होगा, 94% क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि हमारा जो मिश्रण है वो 2 ही चीज का है, चीनी और पानी का। बस बाकी आपको समझना है कि यूनिट से हम आपको क्लियर कर दिए हैं कि यूनिट को समान करके रखे हैं कि पहले 50 यूनिट था, उसमें से 10 यूनिट खत्म हो गया। कैसे हुआ 10 यूनिट, क्योंकि 5 यूनिट बराबर हमारा कितना बन रहा है, 50, तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर बराबर कितना यूनिट होगा, 10 यूनिट, तो 4 लीटर बराबर 40 यूनिट। पहले 50 यूनिट था, जब 1 लीटर उड़ गया तो उसकी वजह से हमारा जो यूनिट बना कितना, 40 हो गया। अब ये 40 में से चीनी तो नहीं उड़ा है, उड़ा तो सिर्फ पानी है, तो चीनी की मात्रा वही रहेगी। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा 7.5%। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, ठीक है। यदि आर मतलब दर जो है वो 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, वह मूल राशि कितनी है। देखिए लैंग्वेज खेला है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। 2 वर्ष में अगर वो 4% बढ़ाया होता, बस इसी को पढ़ना है कि रेट में अगर 4% एक साल बढ़ेगा तो 2 साल में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 8%। अगर ये 8% और मिला होता तो हमें कितना प्राप्त होता, 400 रुपया और प्राप्त होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 8% बराबर 400, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। तो 100% का मान हमें निकालना था, 100% ही हमारा क्या होता है, मूलधन। बस आपको और कुछ नहीं समझना था। 100% बराबर कितना होता है, 2 शून्य यहाँ पे हुआ था तो ये 5 के बाद 50 के बाद 2 शून्य और हो जाएगा 5000। ये 5000 ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको ये समझ में आया होगा। नहीं तो आप जानते हैं एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100, ठीक है। तो देखिए P और T तो समान है दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हमारे P क्या है, समान है। तो अब हम क्या करेंगे कि और हमें क्या क्या दिया है, हमें एसआई का मान दिया है, दोनों SI1 और SI2 दोनों कंडीशन का एसआई दिया है, हम एसआई का मान रखेंगे। P और T तो समान ही होते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में दोनों को भाग दे करके जो भी आप 2 समीकरण बना करके सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी आप अगर इस लॉजिक से समझिए, इस लॉजिक में क्या था कि देखिए आपको फिर से समझाते हैं, अच्छे से समझिएगा क्या होता है। देखिए अगर मान लें कि रेट 4%, मान लेते हैं कि रेट कितना था, मान लें कि रेट 4% ही था, मान लेते हैं, ठीक है। 4% रेट था पहले शुरुआत में, और 2 साल में कितना हो जाता, 8%, ठीक है। तो हमें ब्याज कितना प्राप्त होता, 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे बना है, अगर इसी में कह रहा है कि 4% मतलब 4 पहले था, 4 और 8 मतलब ये 8% प्रतिवर्ष का ब्याज होता, तो 2 साल में कितना ब्याज होता, 16% होता, ठीक है। और ये 16% की वजह से कितने की वृद्धि हो गई है, पहले 8% थी और दूसरे बात कितना, पहले ये 400 था तो अब ये 400 की वृद्धि हुई, तो 400 की वृद्धि हुई तो कितने का हो गया, ये 800 के बराबर हो गया। 16% जो है वो कितने के बराबर है, वो 800 के बराबर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ से डायरेक्टली ये 4% मान रख दिए, ये हम मान के रखे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ये आर का मान कितना है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं लेकिन हमें ये आर का मान नहीं पता है, तो हम पहले नहीं पता है तो सीधा हम सिर्फ आर को क्या मान लेंगे कि पहले वो x% था, अब ये कितना हो गया है, x प्लस 4%, ठीक है। तो पहले वो 2 साल में कितना होता था, 2 साल में होता था 2x% का एसआई बनता था, तो और इसमें क्या बनेगा, 2x प्लस 8% का, ठीक है। 2x प्लस 8% का एसआई बने, ये दोनों कंडीशन क्या है, एसआई बन रहा है, ये दर है, रेट है, और ये एसआई बन रहा है 2 साल का, ठीक है। तो अंतर कितना होगा, तो देख रहे हैं 2x से 2x कट जाएगा, तो ये सिर्फ बच रहा है कितना, 8%, और ये अंतर 8% बच रहा है, लेकिन पैसा में कितना बच रहा है, 400 अंतर बच रहा है, वो कितना है, 400। 1% का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, 5000, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगली राशि, अगला भी हमारा साधारण ब्याज से है, तो इसकी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाता है, तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। 5 वर्षों में जो उनकी ये जो हमारा दिया गया है, ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। क्या है, ये अमाउंट दिया गया है, दोनों कंडीशन में क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। तो अगर हमें दो अलग अलग टाइमिंग के लिए एक ही राशि पर अगर हमें अलग अलग अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टाइम अलग होगा तो अमाउंट अलग हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर समान है तो दोनों कंडीशन में प्रिंसिपल क्या है, समान है। यहाँ पहले ही बोल दिया है, समान साधारण ब्याज दर पर दर भी समान है, और क्या समान है, अगर दर समान है तो एक ही राशि है, राशि भी समान है, मान लेते हैं कोई भी राशि हो सकती है वो। तो हम अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो कि देखिए यहाँ पे जो 574 है और ये 457, इनका जो डिफरेंट होगा ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट निकालते हैं। देखिए 14 में से गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, 117।
117 रुपए किसके बराबर होगा? 117 रुपए जो होगा वो 5 वर्ष के लिए टाइम, 117 रुपए जो है वो 5 वर्ष अधिक लगा है। जब 5 वर्षों के लिए इतना था, 10 वर्षों के लिए इतना था, टाइम का डिफरेंट कितना है? ये हो जाएगा 10 वर्ष के लिए और ये हो जाएगा 5 वर्ष के लिए, तो टाइम का डिफरेंट कितना आएगा? 5 वर्ष। ठीक है, ये 5 वर्ष में किसी भी राशि पर 5 वर्ष में 117 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में 117 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ 5 वर्ष में अमाउंट कितना बन रहा था? 457। ठीक है, इसमें से हम 5 वर्ष में, ये 5 वर्ष का क्या है? ये एसआई होगा। ठीक है, 5 वर्ष का एसआई होगा 117। 117 माइनस करते हैं, 0 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 340। ये हमारा क्या निकल के आएगा? मूलधन। हम जानते हैं ये हमारा क्या है था? अमाउंट था, और ये था हमारा एसआई। जब इनका जो डिफरेंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे वह राशि पूछी गई है, तो हमें बस वही प्रिंसिपल का मान पूछा गया था, तो हम निकाल लिए हैं। कितना आया है? 340, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी। ठीक है, 6 वर्ष पहले वो कितना था? अपने बेटे का, ये हो गया फादर और ये हो गया सन, कितना गुना था? 5 गुना था। 5 गुना होने के लिए क्या हो जाए? 5 और 1 का अनुपात। ठीक है, ये क्या था? ये 6 वर्ष पहले था। 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाती है। उसके अपने बेटे से कितना हो जा रही है? 3 गुना। उसका बेटा अगर 1 है तो बाप कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाती है। उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है? बस अब हमसे यही पूछा गया था। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो ये वाला अंतर है ना, ये समान होना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ क्या होना चाहिए? समान। यहाँ पे देखिए 0 का अंतर है और यहाँ पे 2 का अंतर है। ठीक है, तो इसको हमें समान करना है। समान करने के लिए क्या करना होगा? समान करने के लिए देखिए क्या करना होगा, तो इनका जो डिफरेंट है उसको हम लिखेंगे। यहाँ डिफरेंट कितना है? 4 का, और यहाँ पर डिफरेंट कितना है? 2 का। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंट हम बराबर कर लें तो ये वाला डिफरेंट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 2 है, 2 इसको भी 4 का डिफरेंट बनाने के लिए क्या करना होगा? दोनों तरफ अगर हम 2 से गुणा कर दें, दोनों तरफ हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 6 और 2। अब देखिए यहाँ पर भी 4 आ गया, ये ऑलरेडी 4 था, ये भी ऑलरेडी 4 आ गया है। तो अब देखिए हमारा जो नया रेशियो बनेगा क्या क्या बन रहेगा? देखा पहले वो कितने थे? 5 गुना थे, अब कितने हो गए हैं? 3 गुना। तो हम 3 गुना को लिख सकते हैं क्या? 6 और 2 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा रेशियो वही बन रहा है। तो अब देखिए क्या क्या है कि यहाँ पे जो डिफरेंट है देखिए कितने का है? 1 का डिफरेंट है, और यहाँ पर भी 1 का डिफरेंट है। 1 यूनिट, ये 1 यूनिट बराबर कितना होगा? देखिए ये 6 वर्ष पहले था और 10 वर्ष बाद, तो टोटल कितने वर्ष हो गए? 16 वर्ष का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले और बाद वाले का जब डिफरेंट रिलेटिव डिफरेंट निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा? 16 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर हो गया हमारा 16 वर्ष। तो उसके बेटे की वर्तमान आयु, ये जो है हमारा ये क्या है? ये 10 वर्ष के बाद वाली है। ठीक है, ये 10 वर्ष के बाद है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, 10 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष के बाद। तो यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे? पहले तो हम निकाल, या तो हम इससे निकालें या तो इससे निकालें। हम इसी से निकाल लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन से। तो 1 यूनिट का मान अगर 16 हो जाए तो 16 पचे 80, जो उसका पिता है वो 80 साल का है, 6 वर्ष पहले का ये निकल रहा है। यहाँ से निकलेगा 80 और 16, तो पुत्र कितने का हो जाएगा? 16 वर्ष का। ये कब का है? ये 6 वर्ष पहले का है। तो 6 वर्ष के बाद जो आएगा तो वो वर्तमान आएगा। उसके बाद वर्तमान से क्या होगा? 10 वर्ष के बाद निकालेंगे तो वो उसका फ्यूचर होगा। तो अभी हमसे पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान वाला क्या होगा? ये उसके सन का है, सन वाले में वर्तमान में कितना? 6 ऐड करेंगे तो 16 6 22। जो उसका पुत्र है वर्तमान में वो कितने वर्ष का है? वो 22 वर्ष का है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा के दिशा में 16 किलोमीटर तैरता है। ठीक है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए आप जानते हैं कि नाव की गति के लिए हम b मानते हैं और धारा की गति के लिए क्या मानते हैं? w ज्ञात करते हैं। जब भी आप
धारा की दिशा में गति करेंगे तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। धारा की दिशा और आपकी नाव की दिशा अगर समान है तो वो ऐड हो जाएगी। अगर धारा की दिशा और नाव की दिशा विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो घट जाएगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बना है। तो आप जानिए b प्लस डब्ल्यू बराबर क्या होता है। आप जानिए b प्लस डब्ल्यू हम ये मान रहे हैं चाल, ये b मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू मतलब वाटर की चाल। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 16, सॉरी, जब ये दोनों क्या हो रहे हैं धारा की दिशा के लिए क्या हो रहा है, जेड ऐड हो जाता है 16 बटा कितना हो जा रहा है 5। और b माइनस डब्ल्यू क्या होगा, कब लिखा जाएगा, जब ये धारा के विपरीत होगा। धारा के जब विपरीत होगा तो वो विपरीत के लिए कितना बता रहा है 4 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है। ठीक है, बस ये कंडीशन आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या हमसे पूछा है, धारा की गति। धारा मतलब डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। डब्ल्यू का मान निकालना है, देखिए जब भी हमें इस तरीके दो कंडीशन बन जाए, अगर हमें ये बी का मान निकालना होता तो हम जोड़ करके आधा कर लेते, तब निकल जाता। अगर हमें डब्ल्यू का निकालना है तो हमें घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी से बी कट जाएगा, बच रहा है डब्ल्यू, हो जाएगा 2W। और ये 16/5 में से 4/5 माइनस होगा तो कितना बनेगा 12/5। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 12/10। 12/10 को लिख सकते हैं क्या 1.2। ये क्या है, ये देखिए ये क्या दिया गया है किलोमीटर और ये घंटा, तो स्पीड जो आएगा वो क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि तांबे की एक तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, जब भी किसी तार को अगर हम मोड़ करके कोई दूसरी आकृति बना रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उनका जो परिमाप होगा या परिधि होगा वो समान होगा हर कंडीशन में। चाहे वो वर्ग, अगर वृत्त से वर्ग बन रहा है तो वृत्त का जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। और कभी भी आपको कह दे कि किसी वस्तु को पिघला करके कोई वस्तु बनाई जा रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उनका जो आयतन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, परिधि बराबर होगी। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे होगा, कि कह रहा है कि एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है और जिसका क्षेत्रफल 121 है। अगर किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल 121 है तो उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो 11 इधर से, 11 इधर से, 11 इधर से, 11 इधर से, तो हम यहाँ से जो हमारा इसका परिमाप होगा कितना हो जाएगा 11 चौके 44 हो जाएगा। ये क्या हो गया है, ये तार की परिमाप हो गई है। अब कह रहा है इसी तार को मोड़ करके एक वृत्त बनाया जाएगा। जब चतुर्भुज से वर्ग से वृत्त बनाया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको बताएं क्या हो रहा है, यहाँ पे परिधि समान होती है। तो परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। हमें यहाँ से पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या पता कैसे होगी, ऐसे पता होगी। तो 2πr बराबर 44, क्योंकि परिधि बराबर होती है। यहाँ से हम लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे r। 22 दूना 44, 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, 7 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो r का मान निकल के आएगा वो कितना आ गया 7 आ गया है। ठीक है, r हमारा ये 7 आ गया है। तो 7 जब आ गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, r का मान कितना है 7 गुणे 7। ठीक है, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, कितना होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुछ नहीं करना था, बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था, किसी भी वर्गाकार किसी तार को मोड़ करके दूसरी आकृति बना जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, उनका परिमाप समान होगा। बस अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये देखिए रेलवे के किसी भी एग्जाम को आप दे लीजिए, ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, अब जेई, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, आपको मेंसुरेशन से ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पता नहीं क्यों, इससे जरूर पूछा जाता है।
तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन का सामना पहले से ही किए रहना है और इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करा देंगे। आप इस वाले क्वेश्चन को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है। कहा है कि एक वर्गाकार उद्यान है, ठीक है, एक वर्गाकार क्या है, उद्यान है। तो हम पहले एक वर्गाकार एक उद्यान बनाते हैं, ये मान लेते हैं एक वर्गाकार उद्यान हो गया है। और क्या कर रहा है कि उद्यान है और 1.5 मीटर की चौड़ाई वाला एक समान रास्ता एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो 225 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये वाला क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे ही एक इसके चारों तरफ रास्ता है, ये क्या हो गया है, यही हमारा रास्ता है। ठीक है, ये क्या है, ये रास्ता है, ठीक है। और इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, उद्यान का परिमाप। और एक चीज दिया गया है कि यहां से यहां तक की जो डिफरेंट है वो कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। ये बीच की दूरी 1.5 मीटर दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है परिमाप। परिमाप किसका, ये वाला। इसको अगर हम x मान लें, x तो 4x का मान हमसे पूछा गया। आप कैसे निकालेंगे समझिएगा। जब आपको किसी वर्ग के अंदर वर्ग है, ठीक है, और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है कि बड़े वाले वर्ग का बड़े वाले भुजा अगर हम इसको y मान ले, इसको अगर हम y मान ले, ठीक है, इसको अगर हम y मान ले और इसको x मान ले, ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा कि y स्क्वायर मतलब बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, अगर बड़े वाले वर्ग में से ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो इस ये चारों भुजाओं बनी हुई जो रोड का क्षेत्रफल है वो निकल के आएगा। तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना है, 225 हमें दिया गया, यही है इसका सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और एक चीज जानिए, और x और y अगर ये यहाँ से 1.5 है तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, अगर ये y है, यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो x माइनस y माइनस x का मान अगर निकालना चाहें, ठीक है, y माइनस x का मान अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, y माइनस x का मान निकालेंगे तो ये 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये बड़ा वाले में से छोटा वाले को माइनस करेंगे तो यही तो हमारा बचेगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जोड़ के बचेगा 3। तो y माइनस x का मान हमारा 3 निकल के आएगा। x स्क्वायर माइनस स्क्वायर का मान लिख सकते हैं क्या, y माइनस x या y प्लस x और इंटू y माइनस x। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ये फार्मूला। ये कितना हो जाएगा, 225। तो यहाँ से हम चेक करें कि इसका मान y माइनस x का मान अभी हम निकाले हैं, कितना आया है, 3। यहाँ पे अगर हम 3 रख दे, 3 से ये कटाएं, 3 से 21, 3 बचे 15। तो यहाँ से y प्लस x का मान कितना निकल के आएगा, 75 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता चल गया है, ये y माइनस x का मान पता चल गया है, y प्लस x का मान पता चल गया है, ठीक है। और हमें यहाँ से निकालना किसका मान है, x का मान, क्योंकि हमें x का मान निकल जाएगा तो हमसे जो पूछा है, परिमाप पूछा है तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। हमें निकालना कितने का है, 4x का मान। तो पहले तो हमें x का मान पता होना चाहिए। x का मान पता करने के लिए इन दोनों समीकरण को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर दें, घटा दें। अगर हम घटा देते हैं, 2 में से 1 को घटाते हैं तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ से y से y कटेगा, x बचेगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, 2x बराबर, ठीक है, 2x बराबर, साफ साफ लिखते हैं नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। कहाँ पे लिखेंगे, चलिए देखिए इस समीकरण को हम मिटा करके दूसरी जगह लिख देते हैं। आपको बता दें कि यहाँ से आया था कितना, y माइनस x का मान कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। देखिए y प्लस x बराबर कितना आया है, 75, और y माइनस x बराबर कितना आया है, 3 आया है। इनको घटाते हैं, घटाने के लिए ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, y से y कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ से निकलेगा कितना, 75 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72। 2x का मान अगर 72 है, हमें निकालना कितने था, 4x का मान। 4x का मान कितना हो जाएगा, 72 गुणे 2, 72 दूना कितना होता है,
144 मीटर। तो 144 मीटर कितना है, ए। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो, देखिए हम पहले आपको बना के दिखाते हैं वृत्त। एक मान ले हम एक ये वृत्त है, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त है। और क्या कहा है कि इस वृत्त के अंदर, वृत्त है, वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाया गया है। अब इसके अंदर एक वर्ग बना है। ठीक है, देखिए यही कहा था, एक वर्ग बना गया है। ठीक है, स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या होता है, देखिए वृत्त होता है, किसी वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है, और इसका मान हमें दिया कितना गया है, 8। ठीक है, और इसको हम अगर इधर और बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, इधर से भी 8 हो जाएगा। और ये जो व्यास होगा ना, ये व्यास ही क्या हो जाएगा, इस वर्ग के लिए क्या होगा, विकर्ण का काम करेगा। किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है कितना, 1 करड़ी में 2। 1 करड़ी में 2 का मान हमें दिया गया है 8 8 16 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 8 करड़ी में 2, 8 गुणे करड़ी में 2, यही होगा। क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 गुणे 2 लिख सकते हैं, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, तो हमारा निकल के ये आ गया। ए का मान पता चल गया है, ये मतलब ये भुजा, वर्ग का भुजा। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा 8 कड़ी में 2 है, तो 8 कड़ी में 2 गुणे 8 कड़ी में 2, 8 अठाई 64 गुणे कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 करके 2 आएगा, 64 गुना कितना हो जाएगा, 128। ये अगर सेमी में है तो सेमी होगा, सेमी में है तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कितना आ गया, 128 सेमी स्क्वायर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए रेलवे जेई 23/5/2019 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन देखिए, बेलन कैसे बनता है पहले आप ये जान लीजिए। सिलेंडर, देखिए एक कोई वृत्त होता है, वृत्त ऐसे ही ऐसे वृत्त बनते बनते कुछ हाइट हो जाए, ठीक है, तो वही हो जाएगा बेलन। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन निकलेगा, बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या पाई आर। क्योंकि बेलन में क्या होता है, जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके साथ क्या है, हाइट है, हाइट है, आयतन निकालेंगे तो हाइट से गुणा कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें यहाँ पे जो भी दिया गया है उसी को रख करके सीधा आयतन निकाल लेंगे। हमें पाई का मान दिया है 22/7, हम जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हमें दिया गया है कितना, त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणे 5, और हाइट कितनी है, 7 है, हाइट 7 है, तो बस 7 से 7 कटा दें, 5 से 25 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, 555 क्या है, ये आएगा सेमी क्यूब। ठीक है, सेमी क्यूब। ठीक है, 550 सेमी क्यूब। गलत है कहीं से क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7, जो आधार की त्रिज्या जो है वो 5 सेमी है, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर एच, ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन का आयतन यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, सही है, 550, इसका आंसर क्या होगा, 550। अच्छा सॉरी, ये पाई में दिया है तो हम पाई में डायरेक्ट रख सकते हैं, तो हम सीधा सीधा ये यहाँ पे जो 22/7 रख दिए ना, इसको नहीं रखना था, ये पाई में ही रहना है। तो अब इसको देखिए, 5 बचे
25 गुणे 7, और सॉरी ये गुणे में पाई तो रहेगा ही, तो यहाँ से पाई गुणे ये हो जाएगा 25 गुणे 7, ठीक है। 7 पच्चे 35, इसको कैसे लिखेंगे, 7 पच्चे 25 सत्ते 175 होता है, आप जानते ही हैं, और गुणे पाई 175 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, सी है, ठीक है। ये पाई के पदों में दिया था आंसर, इसलिए हम इसको इस तरीके से रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी देखिए बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन रेलवे के लिए। ये सब टॉपिक जितने भी हैं ना, ये सब के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत ही कम समय में 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। देखिए कैसे, श्रृंखला दिया है, श्रृंखला कोई एक श्रृंखला दी गई है और उसकी 10वां पद पूछा गया है, तो पहले तो हमें ये पता चल जाए कि ये श्रृंखला है कैसी, ठीक है। ये श्रृंखला है कैसी, देखिए यहाँ से देखिए 12 और 19 में अंतर कितने का है, 7 का। 19 और 7 26 में अंतर कितने का है, 7 का। 26 और 33 में अंतर कितने का है, 7 का। तो हम देख रहे हैं जो अंतर है वो समान है, तो हम ये कह सकते हैं जो ये श्रेणी है ना, ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो उनके बीच का अंतर होता है, दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर आप देखेंगे तो साथ आता रहेगा। तो आपको अगर 10वां पद निकालना हो तो आप यहाँ पे भी अब ऐसे 10 ऐड करते 7 ऐड करते हुए आप 10वीं पद निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको अगर और भी ज्यादा पद कह दे तो आप कितना ऐड करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि nवां पद के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से a n d ये सब है क्या, आपको ये जानना है। n होता है, n मतलब nवां पद, जैसे यहाँ पे कहा है 10वीं संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 10 हो जाएगा। और उसके बाद d क्या है, d मतलब होता है डिफरेंट या सर्वांतर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। d कितना होगा, ये जो 7 है ना, यही इसका d हो जाएगा। तो यहाँ से हमें d का मान कितना निकल के आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ से हमें Tn का मान अगर हम निकालना चाहें तो Tn का मान निकलेगा a का मान कितना होगा, a मतलब होता है प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कितना है, 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हमें दिया गया है 10वीं संख्या, तो n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 7 है, यहाँ से निकला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63, और 63 12 कितना होता है, 75। तो जो हमारा nवां पद मतलब T 10वां पद कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। 75 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए nवां पद के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है एलसीएम में। देखिए आप अचर मतलब गिनती वाली संख्याओं का एलसीएम आप जानते हैं, लेकिन चर वाले संख्याओं का एलसीएम कैसे निकलता है वो देखिए। चर की संख्याओं का एलसीएम जो निकलता है ना, सबसे बड़ी घात को लिखा जाता है। सबसे बड़ी घात, तीनों में सबसे बड़ी घात क्या है, अगर हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, पहले अगर हम ए को ले रहे हैं तो ए की सबसे बड़ी घात किसमें है, इसमें ए है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए क्यूब है, तो ए का हम क्या लेंगे, ए क्यूब लेंगे सबसे बड़ी घात। बी के लिए देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी क्यूब है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, बी का क्यूब। सबसे बड़ी एलसीएम जो होगा ना, सबसे बड़ा होगा, बस सबसे बड़ा जो घात होगा वही होगा इसका एलसीएम। और यहाँ पे सी का लिखे, सी का देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर भी सी का स्क्वायर है, तो सी का मैक्सिमम घात कितना है, सी का स्क्वायर, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम बस। अब देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब में देखिए इसमें गलत है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गलत है, ए बी सी ये तो गलत है, ए क्यूब बी क्यूब सी का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बस सही हो गया। चलिए आज आप लोगों का मॉक टेस्ट यहीं पे खत्म होता है। आप लोग को हमारे साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाते रहना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ आप लोग जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल की पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बस मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ और मज़ेदार मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।